दोस्तों वीडियो गेम्स हमने किसी न किसी कंसोल पे ज़रूर खेला हो, चाहे वो फिफ्थ 500 वाला कंसोल हो या फिर वो PS5 ही क्यों ना हो। पर क्या आपको पता है कि इन कंसोल में वक्त के साथ कितना बदलाव आया और कैसे हम करंट गेमिंग एरा तक पहुँचे। तो मेरा नाम है रिट्स और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो गेम कंसोल हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन के बारे में। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनरेशन 1 स्टार्ट होती है 1972 से। इस जनरेशन में लॉन्च हुआ था दुनिया का सबसे पहला होम कंसोल जिसका नाम था मैग्नावॉक्स ओडिसी। ये काम करता था रिमूवल सर्किट बोर्ड पे, जो कि कुछ गेम कार्ट्रिज के जैसे दिखते थे। ये कंसोल टीवी पर एक स्क्वायर बॉक्स प्रोजेक्ट करता है जिसे आप इसके कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं। इस कंसोल में ग्राफिक्स तो थे नहीं, इसलिए प्लास्टिक का ओवरले लगाया जाता था ताकि वो ग्राफिक्स की फीलिंग दे। जनरेशन 2 में एंट्री गेम कार्ट्रिजेस की, जिसमें गेम डेवलपर्स अपने कोड को एक गेम कार्ट्रिज में स्टोर करके रखते थे, जिसकी वजह से गेम डेवलपर्स मार्केट में और गेम बनाने लगे। और इसी को देख के 1971 में रिलीज हुआ अटारी 2600, जो कि गेमिंग की सेकंड जनरेशन का किंग था। उसका जॉयस्टिक कंट्रोलर एक गेम चेंजर था, क्योंकि इस जमाने में जॉयस्टिक कंट्रोलर सिर्फ आर्केड मशीन्स में ही होते थे। अटारी 2600 ने इंट्रोड्यूस किया पैकमैन और स्पेस इन्वेडर्स को, जो 1977 में बहुत पॉपुलर हुए और उनकी वजह से अटारी 2600 की सेल्स बहुत ऊपर गई। फिर 1978 में हमें देखने को मिला बैली एस्ट्रोकेट, जो कि फ्लॉप हो चुका था। फिर 1979 में आया मैग्नावॉक्स ओडिसी 2, जो कि एक ठीक ठाक कंसोल था, पर वो अटारी 2600 को टक्कर नहीं दे पाया। और आखिर में मटेल, जो कंपनी हॉट व्हील्स के टॉयज बनाती है, उसने एक कंसोल लॉन्च किया जिसका नाम था इंटेलिविजन, जो कि एक बहुत अच्छा कंसोल था सिवाय उसके कंट्रोलर के, जो कि बहुत बुरा था। दोस्तों अब बारी आती है जनरेशन 3 की, जिसे ज़्यादातर 8 बिट जनरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस जनरेशन के कंसोल 8 बिट प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि उसे अलाउ करता था 5 बिट्स तक के कलर, 5 ऑडियो चैनल्स और एडवांस ग्राफिक कैपेबिलिटी जैसे स्प्राइट्स और टाइल्स का इस्तेमाल। तो दोस्तों इस जनरेशन का पहला कंसोल था निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो कि लॉन्च हुआ था 1985 में। ये कंसोल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और दोस्तों इसी कंसोल पर लॉन्च हुआ हम सबका फेवरेट सुपर मारियो ब्रदर्स, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हिट हुआ। नेफ का कंट्रोलर बहुत ही सिंपल था और सेकंड जनरेशन के कंट्रोलर से काफ़ी बेहतर था। नेफ सही मायनों में एक गेम चेंजिंग कंसोल था। उसके एक साल बाद मार्केट में लॉन्च हुआ सेगा मास्टर सिस्टम और अटारी 7800, पर मास्टर सिस्टम के गेम्स इतने कुछ खास नहीं थे और अटारी 7800 में ज़्यादातर ऑडियो की ही दिक्कत रहती थी। जनरेशन 4, जिसे 16 बिट जनरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस जनरेशन के कंसोल्स में 16 बिट प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से गेम्स में ग्राफिक्स और ऑडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो इस जनरेशन के पहले कंसोल थे टर्बोग्राफिक्स 16 और सेगा जेनेसिस, जो कि लॉन्च हुए थे 1989 में। टर्बोग्राफिक्स 16 बिट प्रोसेसर्स के बजाय यूज़ करता था एक मॉडिफाइड 8 बिट प्रोसेसर को, जिसकी वजह से लोगों को वो इतना पसंद नहीं आया और वो इतना नहीं बिक पाया। और अगर बात करें सेगा जेनेसिस की, तो वो एक एक्चुअली 16 बिट गेमिंग कंसोल था और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उनके बिग गेमिंग टाइटल जैसे सोनिक द हेजहॉग और स्ट्रीट्स ऑफ रेज बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी जेनेसिस निंटेंडो के नए कंसोल को टक्कर नहीं दे पाए, जो कि था सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम या FNES। FNES के ग्राफिक्स कमाल के थे, उनकी गेम्स की लाइब्रेरी भी बहुत बढ़िया थी और उनके कंट्रोल्स भी एकदम टॉप क्वालिटी के थे। FNES तो इतना बढ़िया था कि वो 5th जनरेशन में भी पॉपुलर था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नियो जियो, जो कि लॉन्च होता 1991 में, जो कि आर्केड गेमिंग का एक्सपीरियंस घर पर देता था, पर यह कंसोल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। गाइस 5th जनरेशन आ चुकी थी। गेमिंग कंसोल के प्रोसेसर 16 बिट से शिफ्ट होकर 32 बिट पर आ चुके थे और गेमिंग कंसोल सब कार्ट्रिज के बजाय CD रोम्स का इस्तेमाल करने लग गए। तो बात आती है इस जनरेशन के कंसोल की, तो इस जनरेशन के पहले कंसोल थे पैनासोनिक 3DO और अटारी जैगुआर। 3DO के लॉन्च को बहुत हाईली प्रमोट किया गया, पर यह कंसोल मार्केट सैचुरेशन का शिकार बन गया और जैगुआर में गेम डेवलप करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से उन्हें थर्ड पार्टी डेवलपर से इतना सपोर्ट नहीं मिला। फिर 1995 में लॉन्च हुआ सेगा सैटर्न, जो कि इतना हिट नहीं हुआ क्योंकि वो मई के महीने में लॉन्च हुआ था, अपने शेड्यूल रिलीज डेट के 4 महीने पहले, और सेगा ने एक भी सोनिक द हेजहॉग का गेम इस कंसोल में रिलीज नहीं किया था। इसके बाद सोनी ने अपना पहला कंसोल लॉन्च किया जिसका नाम था प्लेस्टेशन। सोनी मार्केट में नया था, फिर भी इसका असर निंटेंडो को हुआ, जो कि प्लेस्टेशन डिस्क का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से उन्होंने निंटेंडो के थर्ड पार्टी डेवलपर्स को छीन लिया था, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम था स्क्वायर एनिक्स का। प्लेस्टेशन पहला ऐसा कंसोल था जिसने 100 मिलियन यूनिट सोल्ड करी है और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद आया निंटेंडो का N64, जो कि स्टील कार्ट्रिज का इस्तेमाल करता था, फिर भी वो बहुत अच्छा कंसोल था और उनके पास सुपर मारियो 64, ज़ेल्डा ओकेरिना ऑफ टाइम जैसे बहुत अच्छे गेम्स थे, पर इन सब के बावजूद भी वो प्लेस्टेशन से कम्पीट नहीं कर पाया।
जनरेशन 6 पे कंसोल अब सीडी के बजाय डीवीडी फॉर्मेट की डिस्क का इस्तेमाल करने लगे क्योंकि इनमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती थी और साथ ही में कंपनी इस कंसोल में इंटरनेट सपोर्ट भी देने लग गई थी। इस टाइम के गेमिंग मार्केट में सिर्फ 4 कंसोल ही थे, जिसमें पहला नाम है सेगा ड्रीमकास्ट का, जो कि एक बहुत बढ़िया कंसोल था। उसके ग्राफिक्स अपने टाइम से भी आगे के लेवल के थे और इसके अंदर ऑनलाइन कैपेबिलिटीज भी थी, पर फिर भी ये कंसोल PS2 के सामने नहीं टिक पाया। ये सेगा का लास्ट कंसोल बन गया, जिसके बाद सेगा ने वीडियो गेम कंसोल मार्केट को ही छोड़ दिया। फिर ईयर 2000 में रिलीज हुआ अभी तक का बेस्ट सेलिंग कंसोल, जो कि था PS2 में वो सब कुछ था जो कि एक अच्छे कंसोल में होना चाहिए। अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे कंट्रोल्स और ये कंसोल बैकवर्ड कॉम्पैटिबल भी था, जिसका मतलब अब इसमें PS1 के गेम भी खेल सकते थे और इसके अंदर एक DVD प्लेयर भी था, जिसके कारण ये लोगों को और पसंद आने लगा। फिर 2001 में रिलीज हुए 2 कंसोल, जो कि थे निंटेंडो गेमक्यूब और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स। निंटेंडो का यह पहला कंसोल था जिसमें वो कार्ट्रिज के बजाय डिस्क का इस्तेमाल करते थे। गेमक्यूब का कंट्रोलर अभी तक का बेस्ट गेमिंग कंट्रोलर है और इसकी गेमिंग लाइब्रेरी भी बहुत ज़बरदस्त थी। माइक्रोसॉफ्ट भी गेमिंग मार्केट में अपना हाथ आजमाना चाहता था, तो उन्होंने अपने पहले कंसोल को लॉन्च किया, जो कि था एक्सबॉक्स, जिसने नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हेलो कॉम्बैट इवॉल्व इतना अच्छा गेम था कि इस गेम को खेलने के लिए ही लोग एक्सबॉक्स खरीद रहे थे। एक्सबॉक्स ही वो कंसोल था जिसने ऑनलाइन गेमिंग को मेन स्ट्रीम बनाया। 7 जनरेशन आते ही सोनी, माइक्रोसॉफ्ट और निंटेंडो ने अपने कंसोल्स में बड़े बदलाव किए, जैसे कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी और इंटरफेस को बेहतर किया और नए फीचर भी ऐड किए, जैसे नेटवर्किंग सपोर्ट अपने वायरलेस कंट्रोलर्स के लिए। और साथ ही में HD गेमिंग की शुरुआत भी इसी जनरेशन से चालू हुई थी। तो अगर कंसोल की बात करें तो एक्सबॉक्स 360 इस जनरेशन का पहला कंसोल था, जो कि लॉन्च हुआ था 2005 में। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑनलाइन सर्विस भी लॉन्च की थी, जिसने ऑनलाइन गेमिंग को बहुत आसान बना दिया था। पर एक्सबॉक्स 360 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि थी रेड रिंग ऑफ डेथ, जिसकी वजह से उनकी सेल बहुत गिर गई थी। फिर ईयर 2006 में लॉन्च हुआ सोनी का PS3 और निंटेंडो का Wii। PS3 डायरेक्ट कंपटीशन था एक्सबॉक्स 360 का, क्योंकि दोनों में ऑनलाइन सर्विस थी। बजाय एक्सबॉक्स की सर्विस पेड थी, वहीं PS3 की ऑनलाइन सर्विस एकदम फ्री थी और PS3 के पास ब्लू-रे प्लेयर भी था। एक्सबॉक्स और PS3 पावर ग्राफिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वहीं पर Wii इनोवेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। Wii के पास अच्छे ग्राफिक्स और हाई एंड स्पेक्स तो नहीं थे, पर Wii सिर्फ बना था मोशन कंट्रोल और मजे करने के लिए। Wii दोनों एक्सबॉक्स और PS3 के लिए इतना बड़ा कंपटीशन नहीं था, पर फिर भी इस कंसोल ने दोनों कंसोल को आउटसेल कर दिया। 8 जनरेशन ने ज़्यादा फोकस किया बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर हार्डवेयर पर, जो कि गेम्स को 4K रेवोल्यूशन में भी हायर फ्रेम रेट प्रोवाइड करे। तो इस जनरेशन का पहला कंसोल था निंटेंडो Wii U, जो कि Wii का अपग्रेडेड वर्जन था, पर यह कंसोल बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। इसकी मार्केटिंग बहुत बुरी तरीके से हुई, जिसकी वजह से इसकी सेल्स बहुत बेकार हुई और इसका गेम पैड एक गेम चेंजर हो सकता था, पर उसकी रेंज बहुत ही लिमिटेड थी और साथ ही में इसका यूजर इंटरफेरेंस भी इतना कुछ खास नहीं था। और निंटेंडो बहुत पीछे था सोनी और माइक्रोसॉफ्ट से उनकी ऑनलाइन सर्विसेज में। फिर 2013 में लॉन्च हुआ Xbox One और PS4। Xbox One PS4 से $4 ज़्यादा महंगा था और Xbox One आता था कनेक्ट के साथ, जो कि एक मोशन कंट्रोल कैमरा है, साथ ही में जो हमेशा ऑन रहता है और आपकी हर चीज़ देखता है, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने PS4 को एक बेहतर ऑप्शन समझा। दोनों ही कंसोल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर 4th जनरेशन का केक PS4 ही था। निंटेंडो स्विच, जो कि लॉन्च होता 2017 में, निंटेंडो को 5 साल लग गए अपनी गलतियां सुधारने में, पर जो भी इनोवेटिव Wii U में किया था उसी को निंटेंडो ने परफेक्ट करके स्विच में डाल दिया था। ये दुनिया का पहला हाइब्रिड कंसोल था जिसे आप घर पर टीवी से कनेक्ट करके और हैंडहेल्ड कंसोल की तरह भी खेल सकते थे। ये कंसोल एक गेम चेंजर कंसोल है और अभी भी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। और आखिर में हम आ चुके हैं गेमिंग की करंट और आखिरी जनरेशन में, जो कि है 9th जनरेशन। और इन 2 सालों में हमने देखा 2 कंसोल्स को रिलीज होते हुए, जो कि Xbox Series X और S और PlayStation 5। Xbox Series X दुनिया का सबसे पावरफुल कंसोल है, जो कि गेम्स को चला सकता है 8K में और वह भी 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसका कंट्रोलर भी बहुत मॉडर्न है, जो कि आता है बहुत सारे फीचर्स और एक हाइब्रिड डी पैड के साथ। इस कंसोल का छोटा भाई, जो कि है Xbox Series X, उतना पावरफुल नहीं है जितना Series X है, पर फिर भी ये कंसोल 2K रेवोल्यूशन गेम्स को भी 120 फ्रेम्स पर सेकेंड पर चला सकता है। इसके बाद आया PS5, जिसके स्पेक्स Xbox Series X जैसे ही थे, पर थोड़ी कम पावर के साथ। सोनी ने सॉलिड स्टेट ड्राइव पर ज़्यादा फोकस किया है। PS5 की SSD ज़्यादा फास्ट थी Xbox की SSD से, जिसकी वजह से PS5 का लोडिंग टाइम बहुत कम था। उनका डिज़ाइन ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था Xbox से और उनके कंट्रोलर में भी बहुत सारे नए फीचर्स थे। तो दोस्तों, गेमिंग कंसोल की हिस्ट्री यहीं तक थी। आपने कौन सी जनरेशन में अपनी गेमिंग स्टार्ट करी थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और यह भी बताना कि आपका फेवरेट कंसोल कौन सा था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।